वही आगरा के सैया इलाके में प्राथमिक स्कूल का हाल बेहाल है। कमरा सिर्फ एक है और छात्र 108। स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास संचालित एक ही कमरे में होती है। कुछ छात्र कमरे के अंदर तो कुछ बाहर नीम के छांव में बैठने को मजबूर है। बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, लेकिन मिड डे मील भी उसी कमरे में जहां पर छात्र पढ़ते हैं। स्कूल परिसर में गंदगी का अंबार है। बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, लिहाजा गिरने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। स्कूल में तैनात शिक्षक कई बार बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्कूल की बदहाली की कहानी बयां कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। तो आगरा के एक प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैया इलाके में ये प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र 108, कमरा महज एक, जिसमें कि 1 से 5वीं तक की क्लास संचालित, खाना पीना भी सब उसी में। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में सर पुरानी बिल्डिंग है। इस समय 108 बच्चे पंजीकृत हैं 2021-22 सत्र में। उसमें से 70-80 के करीब बच्चे नियमित आते हैं और साथ ही साथ 20-25 बच्चे आंगनवाड़ी के भी आते हैं जो कि यहीं बैठते हैं। तो जर्जर बिल्डिंग की वजह से थोड़ा डर लगा रहता है। 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा हमारे पास रहता है, एक उनके आंगनवाड़ी के पास है। कभी कभी इसमें टीकाकरण महीने में बुधवार को टीकाकरण होता है। जब उन तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बारिश हुई या कोई ऐसे मौसम होता है ना, तो उसमें दिक्कत होती है कि बच्चे कहाँ बिठाएं। जब बच्चे एक ही क्लास में ज़्यादा बच्चे, अब टीचर्स हैं तो अलग अलग क्लास का बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 3, कक्षा 5 दोनों को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। पुराने जर्जर विद्यालय हैं आगरा, वो हर जनपद में ही है। तो मैं एक आपको डाटा दे सकता हूँ कि इस मंडल में 4 जनपद है, जिसमें 1400 विद्यालयों का चिन्हीकरण विद्यालय जर्जर के रूप में हुआ है। उसमें भी जो तकनीकी समिति जिले स्तर पे बनी हुई है, उसमें से उनके द्वारा जो उसका वैल्यू निकाली गई है, एवल्यूशन किया गया है, उसमें वो विद्यालय है। जैसे आगरा में हमारे यहाँ पर 168 विद्यालय ध्वस्त तो हो गए, लेकिन उनका जो मूल्यांकन किया गया 33 विद्यालय ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन हुआ, लेकिन उसकी कीमत टेक्निक समिति ने अधिक रखी है, तो नीलाम नहीं हो पाए हैं। उसी में नगला तेजा का मामला है। आगे बढ़ते हैं बागपत से अगली खबर, जहां बिनौली थाने के इंस्पेक्टर ने युवक की पिटाई कर दी। किशोरी की बरामदगी की मांग करने गए युवक को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते इंस्पेक्टर का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही युवक को थप्पड़ मारा, थाने में हंगामा हो गया। एसपी नीरज कुमार यादव ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया है। युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल 5 दिन पहले फजलपुर गांव की एक किशोरी स्कूल गई थी, जहां से एक युवक किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी के परिजन उसकी बरामदगी की मांग करने लगे। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। देखिए वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है। किस तरीके से थप्पड़ मारा गया है युवक को, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। नोएडा से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग महिला की निर्मम तरीके से लाठी डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला के साथ उनकी देवरानी ने निर्मम तरीके से मारपीट कर दी। सेक्टर 135 नंगली वाजिदपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। थाना एक्सप्रेसवे के 135 क्षेत्र का ये पूरा मामला। बुजुर्ग महिला की देवरानी ने बेरहमी से पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें किस तरीके से बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई है। नोएडा से मामला सामने आया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश के लिए 56 नए प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाई। ये प्रिजन वैन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इन प्रिजन वैन में पैनिक बटन, जीपीएस समेत कई आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी पुलिस का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा, आज लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। पहले दंगा फसाद होते थे, पुलिस भाग खड़ी होती थी, अब उसी पुलिस का इकबाल है। विगत 5 वर्ष के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए
पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भर्ती की प्रक्रिया में 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए प्रदेश में पुलिस बल में जो रिक्तियां थीं उन्हें तो दूर किया ही गया, बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नज़ीर भी बनती हुई दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। वही आगरा से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ के राधा कृष्ण मंदिर में तैनात सिपाही एक दिव्यांग को भगवान के दर्शन के लिए पीठ पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये सिपाही आगरा के कमला नगर थाने में तैनात है। राधाष्टमी के दिन इनकी ड्यूटी राधा कृष्ण मंदिर में लगी थी, जहाँ वो इस दिव्यांग को पीठ पर ले जाकर दर्शन के लिए ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंपावत में पहाड़ी के दरकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। टनकपुर जौलजीबी निर्माणाधीन मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। महज कुछ सेकंड के अंदर ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे आता है। गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जान बच पाना मुश्किल हो जाता। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको चंपावत से दिखा रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों से पहाड़ी दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें चंपावत से भी देखने को मिली। बारिश में फिर से पहाड़ दरक रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे गिरता है। गनीमत ये रहती है कि वहां पर कोई और लोग मौजूद नहीं होते। उधर कर्णप्रयाग में भी बारिश की वजह से कई मार्ग बाधित हैं। जुलासू तहसील के तहत गिरसा उत्तरो मार्ग बाधित है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मार्ग पिछले 4 दिनों से बंद है, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। बारिश होने की वजह से पीडब्ल्यूडी अभी तक मार्ग को खोल नहीं पाया है। रोड बंद होने से तहसील के कई गाँव का संपर्क मुख्य बाजार से कटा हुआ है, टूट गया है। तो देखिए, बारिश की वजह से किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई गांव से संपर्क टूट चुका है, मुख्य बाजार का, मुख्य मार्ग का। ऐसे में जो रहने वाले लोग हैं गांव के इलाकों में, उनको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर खटीमा में बारिश के बाद नानक सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में डैम के सभी गेट खोलने पड़ गए। डैम से अचानक से पानी छोड़े जाने से प्रतापपुर, नौसर समेत यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नानक सागर डैम में पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी जब ज्यादा हो गया तो डैम से पानी को डिस्चार्ज करना पड़ा। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, डैम के सभी गेटों को खोल दिया गया है। बारिश लगातार हो रही है तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नानक सागर डैम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जलस्तर बढ़ा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वहीं सितारगंज में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। लगातार हो रही 2 दिन से बारिश के चलते सितारगंज की शक्ति फार्म में सूखी नदी का जलस्तर 2.5 मीटर बढ़ने से सूखी नदी के किनारे बसे आबादी क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ के शक्ति फार्म में सूखी नदी में आई बाढ़ के कारण दर्जनों लोग विस्थापित हो गए हैं। बाढ़ के कारण विस्थापित हुए परिवारों को प्रशासन ने शक्ति फार्म के प्राइमरी स्कूलों में ठहराया है। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय जो बैठक हो रही थी, वो बैठक
खत्म हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें, कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सत्र किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, इसको लेकर चर्चा हुई है। आमतौर पर जब भी कोई सत्र शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और ये बैठक खत्म हो चुकी है। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार खास बात यह है कि महिलाओं के लिए भी एक दिन का सत्र रहने वाला है। बहरहाल सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, जो सर्वदलीय बैठक हर बार होती है सत्र से पहले, वो बैठक आज भी हुई और बैठक खत्म हो चुकी है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आज 4 मंत्रणा की बैठक हुई और उस बैठक में ये तय हुआ कि 23 तक अभी सदन चलेगा। हालांकि विपक्ष के सदस्य जो थे उन्होंने कहा कि भाई इसको लंबा चलाया जाए, पर ये तय हुआ कि अभी 23 तारीख तक इसे चलाया जाएगा और इसे 22 तारीख जो है 22 दिसंबर वो विधानसभा में पूरा दिन जो है वो महिला विधायकों के नाम रहेगा। यानी महिला विधायक ही सदन की जो पूरी कार्रवाई है उसको संचालित भी करेंगी, वो तमाम सारे मुद्दों पर अपनी बात भी रखेंगी। और फिर उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई थी, मुख्यमंत्री भी आए, अलग अलग जो दल है उनके विधानमंडल दल के नेता भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने खास तौर से यही मुद्दा उठाया कि जो नियमावली है सदन की, हर 2 महीने में 10 दिन सदन चलाने का नियम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इस बार भी 4-5 दिन ही केवल सदन चल रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष ने जरूर सवाल खड़े किए। तो जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया, दलील दी गई कि भाई अगर आप ही लोग सदन नहीं चलने देते हैं तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि 10 दिन तक कम से कम सदन चले और सत्ता पक्ष कह रहे कि भाई अभी 23 तक ही ये सदन चलेगा। कई सारे विधेयक पास होने हैं, हालांकि कल शुरुआत होगी, लेकिन कल चूंकि वर्तमान जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनका निधन हो गया है, तो निधन की शोक संवेदना होगी, उसका सदन खत्म हो जाएगा। फिर 20 तारीख से सदन सुचारू रूप से चलेगा। सर्वदलीय बैठक में तो जरूर सभी दलों ने ये कहा है कि हम सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल अनुभव, यह हर बार देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए लखनऊ से अगली खबर, जहां सुबह सपा विधायक दल की कल बैठक होनी है। सुबह 8 बजे लखनऊ पार्टी ऑफिस में बैठक होगी। सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे सुबह सपा के विधायक। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल से मानसून सत्र की जहां शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी। सुबह सपा विधायक दल की बैठक होगी। सत्र को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले दिनों जिस तरीके से सुबह सपा में काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं, कई सारे इस्तीफे हुए हैं, नाराजगी सामने आई है, बयानबाजी हुई है, इन सब के बीच में कल एक बैठक होनी है। सत्र शुरू होने से पहले रणनीति सुबह सपा के विधायक बनाएंगे। यूपी में चल रहे मदरसों के सर्वे पर आज देवबंद में 250 से ज्यादा मदरसा संचालकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उन्हें सरकार के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। मदरसों का सर्वे कराना सरकार का अधिकार है। मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधि नहीं होती। सरकार की जमीन पर बना हुआ मदरसा खुद तोड़ेंगे। मदरसों को सरकार की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम बड़ी बातें मदरसा सम्मेलन के दौरान हुई है, जो उस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मौलाना मदनी का कहना है कि मदरसों के सर्वे का विरोध नहीं है, लेकिन कोई अवैध गतिविधि नहीं हो रही है। सरकारी जमीन पर जो अवैध मदरसे बने हुए हैं उन्हें खुद तोड़ेंगे। हमें सरकार की जरूरत नहीं है, मदरसों को सरकार की जरूरत नहीं है। ये तमाम बातें कही गई हैं। तो आपको बता दें, मदरसे के सर्वे को लेकर कई तरीके के सवाल पहले खड़े हुए हैं, जिसके बाद एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें रणनीति तैयार हुई है। बैठक में मदरसों को लेकर ही बातचीत हुई है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सर्वे का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बाकी की चीजें जरूरी है, डॉक्टर्स जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, उसी तरीके से इमाम के लिए मदरसे जरूरी है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा
पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी अगर वो उसको तोड़ देते हैं, उनका हक है। जिस तरह मस्जिद हमारा मذहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मذहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। जिस तरह हमें इंजीनियर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखलाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा, अफजल ने अरमान कोहली बनकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया था। अमरोहा कोर्ट ने अफजल को 5 साल की सजा सुनाई है और 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अफजल नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर 2 अप्रैल 2021 को अगवा कर शादी करने के लिए दिल्ली ले गया था। दिल्ली में नाबालिग का धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई थी। बाद में पुलिस ने नई दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र से आरोपी अफजल को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया था। बाद में अफजल को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। हसनपुर क्षेत्र में नर्सरी पर जो है चालक के रूप में आया था। वहाँ पर नर्सरी मालिक का परिवार भी था। उसकी नाबालिग पुत्री को अपना नाम अरमान कोहली, धर्म हिंदू और शिव का पुजारी बताया, जबकि अफजल नाम था उसका वास्तविक और मुस्लिम धर्म था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 16/9/21 को दोषी करार दिया और 17/9/21 को उसको जो है विभिन्न धाराएं लगी, उसमें जो है अधिकतम 5 साल की सजा और 40,000 रुपये जुर्माना। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। दादरी लोहारली टोल प्लाजा फ्री कराया है। टोल प्लाजा की बदहाली से नाराज हैं किसान यूनियन के कार्यकर्ता। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोहारली टोल प्लाजा को फ्री कराया गया है। टोल प्लाजा की बदहाली से किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं, नाराज हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। हंगामे के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोहारली टोल प्लाजा को फ्री कराया गया है। टोल प्लाजा की बदहाली से किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राप्ती में राप्ती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। सैलाब तांडव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते उफनाई राप्ती नदी का कहर जिले के दर्जनों गांव में देखने को मिल रहा है। जिले बीरपुर, बरनगा, लोखड़ी, हरिहरपुर, हसनापुर, चमरनवापुर और पिपरहवा में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। खेत खलिहान सब डूब चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है और सड़कों पर कई फीट तक पानी बह रहा है। सैलाब का कहर झेल रहे लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करके सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। सड़कों पर सैलाब का पानी बहने के चलते जिला मुख्यालय भिनगा, तहसील मुख्यालय जमनोहा का सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। बीती रात पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। अब ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सैलाब के तांडव को आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। राप्ती नदी का जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। बारिश क्योंकि लगातार हो रही है, सड़क तक पर पानी बह रहा है। सैलाब में लोगों की जान आफत में आ गई है। किस तरीके से लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। और आखिरी तस्वीर आप देखेंगे, जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि जो उनके घर हैं कहीं कहीं जलमग्न हो चुके हैं, कहीं पर पानी भर चुका है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। सरयू नदी खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। बाराबंकी के सिरौली, गोसपुर, रामनगर और राम स्नेही घाट के दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बाराबंकी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
जिले के कई गांव ऐसे हैं जो हर तरफ पानी से घिर चुके हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, मुख्य मार्ग से उनका संपर्क टूट चुका है। खबर गोंडा से है, जहां घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दरअसल गिरजा, शारदा और सरयू बैराज से करीब 4,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद घाघरा नदी उफान पर है, जिसके चलते कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र के नदी के किनारे बसे गांव में दहशत बरकरार है, क्योंकि इससे पहले आई बाढ़ में कटान के चलते कई घर और कई एकड़ फसलें नदी में समा गई। फिलहाल जिला प्रशासन का दावा है कि किसी भी गाँव में बाढ़ जैसे हालात नहीं है और वो बाढ़ से निपटने के लिए मुस्तैद है। घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान रह रहा है। लोगों ने, जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी विभाग हैं, जैसे मेडिकल के विभाग हो, वेटनरी डिपार्टमेंट हो, सबको निर्देशित किया गया है कि अपनी अपनी तैयारी आप लोग बरकरार रखें। कोई भी घटना कहीं भी जैसे ही पता चलता है कि बाढ़ कहीं भी आया है तो पूरी टीम वहाँ पर पहुँचे और राहत और बचाव का कार्य करे। आगे बढ़ते बागपत से खबर, जहां मकान में अवैध रूप से बना रहे पटाखों में विस्फोट हो गया। पटाखा बनाने वाले 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायल 3 लोगों को इलाज के लिए गाजियाबाद भेजा गया है। किराए पर मकान लिया हुआ था जिसमें पटाखे बनाने का काम चल रहा था। चांदी नगर थाना क्षेत्र के घिचौरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है और उन पटाखों में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से जो पटाखा बनाने वाले 3 लोग थे उनके घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये जो पूरा मामला सामने आया है चांदी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर यह हादसा हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।